चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, उसमें आगे डालो गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा बहुत नाम सुनते हो गया, जिसको भी बढ़िया से जान लो। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। पहले भाषा लिखो। एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा, दी गई उष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए, जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। गुप्त उष्मा कहलाता है। ठीक। तो एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। थोड़ा समझो, यहां पर ध्यान समझो। हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती, बहुत एकदम ध्यान समझना, बड़े मजेदार टॉपिक है। किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। किसी पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। सही है। अब यहां पर होता क्या है, ये मान लो वाष्प है, वाष्प, ये है ठोस, ये है द्रव। ठीक। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए हम लोग कहते क्या है, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में चेंज होता है द्रव में, उसको हम लोग कहते क्या है, गलन। क्या बोलते हैं, गलना या गलन बोलते हैं। वही जब द्रव किसमें चेंज होता है, ठोस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमना। क्या बोलते हैं, जमना। जिस बिंदु पर गलने क्रिया होगी उसको हम लोग कहते हैं गलनांक, और जिस बिंदु पर जमने क्रिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक। बात समझ रहे हो। आगे, अगर द्रव वाष्प में चेंज होता है, अगर कोई पदार्थ द्रव से वाष्प में चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। सही है, वाष्पन। वही वाष्प से किसमें चेंज हो, द्रव में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, संघनन। अगर कोई पदार्थ द्रव में बदलने सीधे किसमें बदल जाए, ठोस वाष्प में, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। और वही पदार्थ वाष्प से किसमें बदल जाए, ठोस में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ठोसीकरण बोलते हैं, ठोसीकरण। बात समझ में आई, इतना चाहिए। तो इसी भी इसका यूज नहीं है, बस जानते रहो। होता क्या, समझो ध्यान से। चलो, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। गुप्त उष्मा क्या होती है,
एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई उष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी, उसको हम लोग कहते क्या है, गुप्त उष्मा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले इसका लिखो प्रकार, गुप्त उष्मा के प्रकार, तब समझ में आएगा। लिखो गुप्त उष्मा के प्रकार। गुप्त उष्मा के प्रकार। तो गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। गुप्त उष्मा दो प्रकार की, गुप्त उष्मा दो प्रकार की होती है। ठीक, पहला ही डालोगे गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा पहला, गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त उष्मा। ठीक, देखो एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए दी गई उष्मा, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा, आवश्यक उष्मा गलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा कहलाती है, कहलाती है। ठीक, इस चीज मिटाना पड़ेगा, फिर आगे हम बात करते हैं क्या होता है। ये चीज जानना बहुत जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी है। तो ध्यान समझो था। चलो, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है। इसका मतलब है क्या, अब हम एकदम बात करते हैं। चलो समझो गुप्त उष्मा होता क्या, रियलाइज करो। मान लो एक पात्र है, ये क्या है, एक पात्र बेजल है, बेजल पात्र। ठीक, इस पात्र को किया जा रहा है गर्म, क्या किया जा रहा है, गर्म। चलो पहले बना लेते हैं आराम से, बर्नर वगैरह, ये बर्नर है मान लो, इससे गर्म किया जाएगा इसको, यहां से निकलेगा आग। ये मान लो ऐसे प्रोसेस है। ठीक, बहुत ध्यान समझना हो क्या रहा है यहां पर। ये पात्र है, इसमें भरा गया है बर्फ का टुकड़ा। क्या भरा गया है, बर्फ का टुकड़ा। ये बर्फ के टुकड़े हैं, किसी भी अवस्था में हो, कैसे भी हो, हमको लेना देना नहीं है। ये बर्फ का टुकड़ा है, चाहे ऐसे भी हो, ये बर्फ के टुकड़े हैं, ये बर्फ के टुकड़ों से भरा गया है।
जब इसको गर्म किया जाता है, इस पात्र में क्या भरा गया है? बर्फ का टुकड़ा। ये क्या है? बर्फ। ये है बर्फ। ठीक। अब क्या किया गया? इसमें एक लगा दिया गया तापमापी। क्या लगाया गया? तापमापी। तापमापी लगाया गया। यह है तापमापी। तापमापी। ठीक। बहुत ध्यान समझो। तापमापी से देखा गया, जब बर्नर ऑन नहीं किया गया, यानी आग को जलाया नहीं गया, प्रारंभ में इस पात्र में जो क्या भरा गया था? बर्फ भरा गया था। उसका टेम्परेचर कितना था? उसका टेम्परेचर था प्रारंभ में 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमने 5 मिनट के बाद भी ऑब्जर्व किया, अब भी इस पात्र के अंदर जो बर्फ रखा गया है उसका टेम्परेचर कितना है? कितना जी? उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 10 मिनट के बाद मैंने देखा, ठीक, अभी भी इस पात्र में जो भरा गया क्या बर्फ, उसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 5 मिनट के बाद, कुछ समय बाद, ठीक, कुछ समय बाद देखा गया, कुछ समय बाद भी इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न एक होना चाहिए कि भैया जब बर्फ को नहीं गर्म किया जा रहा था तब भी टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने बर्फ को गर्म करना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर क्या चाहिए? इस पूरे पात्र का टेम्परेचर क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बजाय क्या है? नियत है, कांस्टेंट है, बढ़ा नहीं। तो प्रश्न उठ रहा है कि उष्मा गई कहां? वो उष्मा गई कहां? उष्मा गई कहां? ठीक। तो अब यहां समझो ध्यान से, मतलब कहने का है, जब मैंने इस बर्नर को यहां से बर्नर के माध्यम से इस पात्र में भरे बर्फ को क्या किया? गर्म करना शुरू किया, तो जो बर्फ के कण थे, अणु थे, वो आपस में क्या हुए थे? बंधे हुए थे। और किस बल से बंधे हुए थे? वह था बल आकर्षण बल। कौन सा बल था? आकर्षण बल। वह बल था आकर्षण बल। तो जब हम इस बर्नर से इसको गर्म कर रहे थे तो जो बर्फ के कण आपस में बंधे हुए थे, उन कणों को तोड़ने के लिए वो उष्मा क्या हो गई? खर्च हो गई। वह उष्मा क्या बची? वो उष्मा खर्च हो गई और इस पात्र में भरे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा नहीं, बल्कि उसको तोड़ने के लिए, बर्फ के अणुओं को तोड़ने के लिए, आकर्षण बल को कम करने के लिए, जिसके कारण क्या हो जाए? प्रत्येक बर्फ का कण क्या हो जाए? टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक। तो जो उष्मा मैंने दिया, इसका प्रारंभिक टेम्परेचर कितना था? 0। अब भी टेम्परेचर कितना है? 0। क्यों? रीजन यही है, जो हम उष्मा दे रहे हैं वो उष्मा कहां खत्म हो रही है? बर्फ के प्रत्येक अणु को क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए। क्योंकि बर्फ है, ठोस है, और ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु के बीच में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। अंतरा आणविक आकर्षण बल काम करता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उष्मा क्या हो जा रही थी? खर्च हो जा रही। इसीलिए इस बर्फ का टेम्परेचर पहले जितना था अब भी कितना है? उतना ही है। तो उष्मा खत्म कहां हुई? तो इसी को, जो उष्मा खत्म हो रही है, हमने लिखा क्या? एक निश्चित ताप पर। ताप क्या है? ताप क्या है? निश्चित है। पहले भी जो ताप कितना है? एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, पहले किसमें थे? पहले किसमें था? जब मैंने गर्म की, किसमें चेंज होने वाला है? द्रव अवस्था में। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए दी गई आवश्यक उष्मा को हम लोग कहते क्या है? गलन की गुप्त उष्मा। मतलब कहने मतलब क्या है? इस बर्फ का टेम्परेचर, इस पात्र में भरे बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तब तक बना रहेगा जब तक इस पात्र में जो बर्फ भरा गया है वह पूरा द्रव कणों क्या हो जाए? टूट ना जाए। और जैसे पूरा बर्फ द्रव कणों टूट जाएगा तब उसका क्या टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। और तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा क्या होगा? समान रूप से टूट ना जाए। तो उष्मा खत्म कहां हो रही है? बर्फ को जल में परिवर्तित करने
के लिए। तो पहले जितना टेम्परेचर था अब भी कितना है, उतना ही है। तो टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं आया। इसी हम लोग कहते क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो बर्फवा अपने अंदर ऊर्जा एब्जॉर्ब किया, उसी हम लोग कहते क्या है, गलन की गुप्त उष्मा। अब बात समझ में आई? तो उष्मा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, बर्फ। उसमें एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, बर्फ, जिससे कारण बर्फ किसमें चेंज हो जाए, द्रव में। तो वही चीज है निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए। तो इस पात्र का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि ठोस किसमें चेंज हो रहा था, क्योंकि ठोस किसमें चेंज हो रहा था, द्रव में। तो जो उष्मा थी वह बर्फ के अंदर ही क्या हो गई, खत्म हो गई, गुप्त हो गई, मतलब खत्म हो गई। गुप्त तो क्या होता है, अंदर ही अंदर उष्मा पूरा क्या हो गई, खत्म हो गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुप्त उष्मा। अंदर अंदर तुम लोग जानते भी होंगे, अगर हम तवे से जलेंगे, अगर कोई तवा है, तवे से जलेंगे तो हमको कम जलन महसूस होगा। वही जो रोटी में गैस भरी हुई उससे जलेंगे हमको ज्यादा जलन महसूस हो। क्यों, रोटी के अंदर जो गैस भरी हुई है, कौन सी उष्मा है, वो गुप्त उष्मा है। तो उससे हमको ज्यादा जलन महसूस हो, किसकी अपेक्षा, तवे की अपेक्षा। खतरनाक होती है, ये छुपी उष्मा होती है। अब बात समझ में, गलन की गुप्त उष्मा सही से समझ में आया? फिर से एक बार, किसी पात्र में बर्फ भरा गया है, ठीक, उसका स्टार्टिंग में तापमापी से नापा गया टेम्परेचर कितना था, 0। जब मैंने इस पात्र में भरे बर्फ को गर्म करना शुरू किया तब भी इसकी उष्मा कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न उठता है टेम्परेचर गया कहां, इस पात्र में भरे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि बढ़ा नहीं, कितना ही था, 0। तो प्रश्न उठता है टेम्परेचर गया कहां, उष्मा गई कहां, उष्मा गई जो पदार्थ यानी बर्फ के कण थे वो आपस में आकर्षण बल से बंधे हुए थे, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए उष्मा क्या हो गई, उष्मा क्या हो गई, रिलीज हो गई, खत्म हो गई। इसलिए यह बर्फ का टेम्परेचर इस पात्र का टेम्परेचर बढ़ा नहीं। इसको हम लोग क्या बोल दिए, गलन की गुप्त। अब ध्यान समझना एक बात और, अगर किसी 1 ग्राम ठोस को 1 ग्राम ठोस को द्रव में चेंज करने के लिए 1 ग्राम ठोस को द्रव में चेंज करने के लिए 80 कैलोरी ऊर्जा क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। कितना, 80 कैलोरी ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है। मतलब 1 ग्राम का कोई बर्फ का टुकड़ा है, 1 ग्राम का कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसको तोड़ने के लिए, किसमें तोड़ने के लिए, द्रव में तोड़ने के लिए हमको कितना ऊर्जा देना पड़ेगा, 80 कैलोरी। मान लो वही कोई बोतल है, क्या है, कोई बोतल है, मान लो इस गिलास में 20 ग्राम, मान लो इस गिलास में 50 ग्राम, मैं मान ले रहा हूं थोड़ा सा भरा गया है, मान लो इस गिलास में 50 ग्राम बर्फ भरा गया है। उस बर्फ को द्रव में तोड़ने के लिए, उस बर्फ को द्रव में चेंज करने के लिए हमको कितना उष्मा देना पड़ेगा, 20 गुणे 80। 1 ग्राम के 80 तो 20 ग्राम है ना, तो 20 गुणे 80 1600 कैलोरी। 1600 कैलोरी उष्मा दोगे तो जो इस गिलास में बर्फ रखा गया है 20 ग्राम, वो किसमें टूट जाएगा, द्रव में टूट जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीज होता है। उतारो फिर समझा रहे हैं और डिटेल में, तो उसके चित्र को थोड़ा से छोड़ा के देखो। हमने क्या लिखा, बर्फ से जल का बनना किस टेम्परेचर पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। एक चीज समझो, देखो एक चीज समझो पहले, अगर कोई बर्फ है, ये बताओ, अगर कोई बर्फ है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 का नहीं होगा, 0 होगा। मान लिया मैंने बर्फ, पानी मतलब पानी बर्फ बन चुका है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0। अब जब पानी बर्फ में चेंज हो चुका होगा, उस कंडीशन में भी जब बर्फ पानी बर्फ में बदल रहा होगा, उस कंडीशन में उसका टेम्परेचर कितना होगा जी, 0 डिग्री सेल्सियस। अरे मैंने क्या लिखा, इसका मान कितना होता है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। पूछा गया है, ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव में, गलन की गुप्त उष्मा की मात्रा कितनी होती है, यह वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, गलन की गुप्त उष्मा मात्रा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ये ध्यान रखना, अगर यहां पर कहोगे ग्राम, अगर यहां कहो कैलोरी तो यहां क्या रहेगा, ग्राम। अगर कहो किलोग्राम तो किसको, देखो इधर 2 चीज को लिख सकते हो, या इसका मान 80 जूल प्रति क्या होता है, किलोग्राम होता है। कैलोरी बोलोगे, यहां ग्राम बोलोगे,
और जूल बोलो क्या बोलोगे, किलोग्राम होता है। इसका मतलब क्या है, एक ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कितना समय देना पड़ेगी, 80 कैलोरी। अब बात समझ में ना, ऐसे बोल दो 1 किलोग्राम किसी बर्फ को, 1 किलोग्राम के किसी बर्फ को द्रव में चेंज करने के लिए कितना उसमें देना पड़ेगा, कैलोरी नहीं 80 जूल उसमें देना पड़ेगा। बस में ना, लिखो उसमें, लिखो 1 ग्राम के किसी बर्फ को, 1 ग्राम के किसी बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, द्रव में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। समझ में आया? तो 1 ग्राम के किसी बर्फ को द्रव में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ती है। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज है उतार फराक से। ठीक, चलो आगे देखो, 100 अंदर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थोड़ा सा अंतर है, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को किससे, द्रव अवस्था से, क्या, द्रव अवस्था से किसमें, वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पहले देखो इधर, मैं समझो इधर, चलो समझो होता क्या है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, थोड़ा तुमको यहां पर रियलाइज करवाते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान समझो इधर होता क्या है यहां पर। चलो देखो, मान लो इसके पहले वाले में हमने पात्र में भरा था बर्फ, अब हम पात्र में क्या भर दे रहे हैं, पानी। क्या भर दे रहे हैं, पानी। और पानी भर करके हमने इसमें क्या लगा दिया, तापमापी। क्या लगा दिया, तापमापी। बहुत ही ध्यान से समझना। चलो इसे मैंने क्या लगा दिया, एक तापमापी। तापमापी क्या बताएगा, ताप बताएगा, इतना है इतना है, ठीक। चलो यह है तापमापी, मान लो थर्मामीटर है, ठीक। चलो लिखो मत, पहले समझो इधर, तापमापी। अभी मैंने ये बताओ, तुम बताओ पानी किस टेम्परेचर पर क्वथन करना शुरू करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब उबलना शुरू करता है किस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी उबलना शुरू करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब ध्यान समझो क्या मैटर है। अब मैंने बर्नर ऑन किया, बर्नर मैंने ऑन किया, और बर्नर ऑन करने के बाद हमने देखा कि थर्मामीटर में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तापमापी में पहले टेम्परेचर हुआ 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, होते 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 कहां पहुंच गया टेम्परेचर, 100, ठीक। वह टेम्परेचर पहुंच चुका है, मान लो थर्मामीटर में दिखाने लगा है 100। तो लोग जानते भी होंगे, जब तुमको बुखार होता तो क्या होता है, थर्मामीटर होता है तो लगा दिए, जीभ नीचे लगा दिए, बता देता इतना बुखार है, ठीक। तो वही चीज है, मान लो तापमापी लगा हुआ है। जब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया तो पानी क्या हो गया, बॉयल करना शुरू किया, और बॉयल होते 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 इसका टेम्परेचर कितना हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बर्नर से इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना। अब तुम सोचो, अब पानी का इस पात्र में जो लिक्विड भरा गया है, जो द्रव भरा गया है, जो द्रव भरा गया है, उसका तापमान कितना हो चुका है, उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो चुका है।
अब तुम बर्नर को और तुम बर्नर से आग देते गए, इसको जला रहे हो ना, और इसको उष्मा देते गए। अब तुम सोच लो इसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो जाए, 105 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, तो कभी होने वाला नहीं है। बात समझ पा रहे हो? बर्फों वाले में टेम्परेचर हम नीचे दे तो रहे थे, लेकिन टेम्परेचर कितना बना रहा? 0 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पर नीचे टेम्परेचर दे रहे हैं, ये अब टेम्परेचर जो उष्मा दे रहे हैं बर्नर से, अब भी टेम्परेचर कितना बना है? 100 डिग्री सेल्सियस। मैं बर्नर से इसको उष्मा देता जाऊंगा, दे रहा हूं। कब मैं उष्मा दे रहा हूं? जब इस पात्र में भरे द्रव का टेम्परेचर कितना हो चुका है? 100। तब भी मैं उष्मा दे रहा हूं, तब भी मैं तापमापी से चेक किया, अभी भी इस टाइम भी इस द्रव का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न उठता है, उष्मा तो हम दे रहे हैं, तापमान तो हम बढ़ा रहे हैं, तो इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है? बढ़ा क्यों नहीं? जिस प्रकार से बर्फों वाले में उसको गर्म तो कर रहे थे, तो उसका टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। बढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि बर्फ के जो अणु थे आपस में बंधे हुए थे, उसको तोड़ने के लिए जो उष्मा हुई वो किसमें खर्च हो गई? उसको तोड़ने के लिए, ठीक, बर्फ को द्रव में बदलने के लिए। इसी वहां पर क्या उसका तापमान बढ़ा नहीं। यहां पर क्या होगा? यहां पर हमने टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर कितना बन गया है? 100। अब उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है। अब होगा क्या? देखो इधर बर्नर उष्मा जा रही है, अब होगा क्या? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद एक अनोखी प्रक्रिया आएगी। जो द्रव होगा वो अब किसमें चेंज हो रहा होगा? वाष्प में। जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का पहुंच चुका है, तो अब द्रव किसमें चेंज हो रहा होगा? वाष्प में। ये वाष्प में चेंज होना शुरू हो गया होगा, वाष्प में। अब ध्यान समझो, तो अब जब हम 100 डिग्री सेल्सियस के बाद बर्नर से इस पात्र में भरे द्रव को टेम्परेचर दे रहा हूं, तो जो पानी के कण है, उन कणों को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, उस पानी के कण को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए जो उष्मा हो रही है, जो उष्मा है वह किसमें चेंज हो जा रही है? द्रव को वाष्प में बदल रही है। उष्मा किसमें खपत हो जा रही है? उष्मा की द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए। फिर समझो, हम बर्नर से उष्मा देते गए, तो जो उष्मा जो खपत हो रही है, इस पानी का टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो उष्मा इसमें जा रही है वो उष्मा किसमें ब्रेक हो जा रही है? इस द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए। मतलब द्रव भैया वाष्प में कब चेंज होगा? जब द्रव के कण, इनके कणों बीच में ज्यादा बल काम करने लगे। तो ज्यादा बल काम करने लगेगा तो क्या करेंगे? आपस में कम काम करे। और कम काम कब करेगा? उष्मा हम क्या करेंगे? देते जाएंगे, उनके बल क्या देंगे? उनके जो बंध थे क्या थे? टूट जाएंगे। और जब बंध टूटेंगे तो किसमें चेंज होगा? द्रव किसमें चेंज होगा? हम उष्मा देते जाएंगे, उष्मा दे रहे हैं, तो जो द्रव का कण है उसके बंध क्या होंगे? कमजोर होंगे। और जब बॉन्ड कमजोर होंगे, द्रव किसमें चेंज होगा? वाष्प में। तो जो हम टेम्परेचर दे रहे थे, वह टेम्परेचर द्रव के कणों को किसमें चेंज कर रहा था? वाष्प के कणों में चेंज करने में खत्म हो जा रही थी। वह उष्मा द्रव के कणों को वाष्प के कणों में चेंज करने में खत्म हो जा रही थी। इसलिए इस पात्र का टेम्परेचर अभी कितना बना हुआ है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इस पात्र का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तब तक बना रहेगा जब तक इस पात्र में पानी पूरा क्या हो जाए? वाष्प बन के उड़ ना जाए। और जिस पात्र में भरे पानी का पूरा पानी का जो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। तो उष्मा खत्म कहां हो रही है? वहां उष्मा खत्म हुई थी बर्फ से द्रव में चेंज करने में। यह उष्मा क्या खत्म हो रही है? द्रव से वाष्प में चेंज करने से। इसलिए न वहां भी उष्मा बढ़ी और न यहां भी, न यहाँ उष्मा नहीं, न वहां भी तापमान बढ़ा, न यहाँ भी। उष्मा तो बढ़ ही रहा है, न यहाँ तापमान बढ़ा, न वहां पर तापमान बढ़ा। बताओ, तो मैं लिखा क्या? एक निश्चित ताप पर, वह ताप कितना हो चुका है? पानी कितना था? 100। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था से किसमें चेंज करने के लिए? परिवर्तित करने के लिए। द्रव से वाष्प में वह टेम्परेचर कितना हो चुका है?
द्रव से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए वो निश्चित टेम्परेचर को, निश्चित तापमान कितना है वह, उसको हम लोग कहते क्या है, वाष्पन की गुप्त उष्मा। ध्यान रखना चाहिए, एक प्रश्न पूछा गया है, 1 ग्राम किसी द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए 540 कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लिख लो इसको, लिखो, 1 ग्राम द्रव को 1 ग्राम द्रव को वाष्प में, अच्छा एक मिनट ये बताओ, सोचो 1 ग्राम द्रव है, अगर यही पात्रों में भरा होता 1 लीटर द्रव, कितना भरा होता, 1 लीटर द्रव, इसको हमको पूरे द्रव को वाष्प में चेंज करने के लिए कितना समय देना पड़ता, 80 जूल। वही ग्राम होता, 1 ग्राम होता, कितना देना पड़ता हमको, 5, नहीं यहां मैं गलत बोला, 540 जूल। 1 लीटर को द्रव में चेंज करने को, वाष्प में चेंज करने के लिए कितना, 540 जूल। बस में हाई के लिए, ठीक। तो यहां पर 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितना जी, क्या जूल कैलोरी, हाँ 540 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, द्रव का क्वथन बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे हिसाब से दोनों परिभाषाएं सही से समझ में आए होंगी। उतारो पूरा एक चित्र के साथ। आगे लिखो, विशेष बिंदु लिखो, विशेष बिंदु काम देगा तुमको। विशेष बिंदु भाप उबलते जल की अपेक्षा, भाप उबलते जल की अपेक्षा अधिक उष्मा शोषित करती है, अधिक उष्मा शोषित करती है। इसलिए भाप से जलन अधिक महसूस होती है। ध्यान रखना चीज को। क्यों? क्योंकि भाप के अंदर क्या होती है, गुप्त उष्मा छिपी हुई होती है, इसलिए भाप से जलन अधिक महसूस होती है। ये ध्यान रखना। कई लोग पूछ लेते हैं उल्टा दिया तुमसे, है ना। ये थोड़ा लिख लो। किसी बंद कमरे में किसी बंद जोड़ा गया कमरे में बर्फ को रख देने पर बर्फ उष्मा अवशोषित
बर्फ के उष्मा अवशोषित करके, बर्फ के उष्मा अवशोषित करके गलने से कमरा ठंडा हो जाएगा। ठंडा, नहीं समझे हमारी बात ना? मतलब कोई रूम बंद है, उसे तुम ला के बर्फ का कोई सिल्ली रख दो तो रूम कुछ समय बाद क्या हो जाएगा जी? ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? बर्फ क्या करेगा? वायुमंडल में जो गर्म हवाएं हैं उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब लेगा। तुम लोग केयर किए तो कैसे है? सुबह सुबह तुम सोकर उठते हो, ठंडी मौसम चल रहा है, सुबह सुबह तुम सोकर उठते होगे, तुम्हारे कमरे के अंदर तापमान क्या होगा? तुम्हारे कमरे के अंदर ताप गर्म रहता है, कमरा गर्म रहेगा। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना, अंदर की जो ठंडी हवाएं क्या होती है? तुरंत अंदर क्या करती है? प्रवेश करना शुरू कर देती है। तो जब बर्फ रखोगे वहां पर कमरे में, तो बर्फ क्या करेगा? जो चीज उसको गर्म करने, कमरे को गर्म करने का प्रयास कर रहा है, तो वो गर्मी कौन ले लेगा? बर्फ हुआ। और बर्फ गर्मी ले लिया, जब बर्फ गर्मी लेगा तो बर्फ गर्मी को अवशोषित कर लेगा और पिघलेगा, और पिघल क्या करेगा? वो ठंडा कर देगा। अब बात समझ में आई? यही तो होता है फ्रिज में, किसमें होता है? एसी में। एसी में यही होता है। एसी में क्या भरा होता है? फ्रियान नामक गैस होती। कौन सी? फ्रियान नामक गैस। वो करती क्या है? पूरे आसपास के एयर को करती है, जो गर्म हवाएं होती हैं उसे क्या करती है? सोख लेती है, और सोख करके क्या करती है? अरे भैया पूरा, इसे तुम लोग देखते हो एसी क्या निकलता है? पानी भी निकलता है, ठीक? उसमें क्या भरा होता है? फ्रियान नामक गैस भरा होता है, और पीछे थोड़ा आराम से हवा चलती रहती है। ये पंखो चल रहा है ना, इसीलिए जो लगा तो तुम फ्रियान नामक गैस का ट्यूब लगा दो। ट्यूब होती है, ठीक? ट्यूब होती है, ट्यूब रख दोगे, जब पंखो चलेगा ना नीचे, तो तुम ट्यूबो लगा रहोगे, यहाँ पर रूमो क्या देगा? एसी हो जाएगा। उतार लो इसको, उतार लो।